बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़फ़र शेख मदन नाजरीन और आप मुझे देखे हैं यूट्यूब चैनल ZDK वॉइस ऑफ पीस पर। आज के प्रोग्राम में मैं आपसे डेनमार्क के हवाले से, दुनिया के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से चंद गुज़ारिशात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले डेनमार्क से शुरू कर लेते हैं। तो डेनमार्क में कोरोना की इस वक्त सूरत हाल कुछ आपको पता ही है, इंटरनेट के ज़रिए भी, और कुछ मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। डेनमार्क की हुकूमत ने इस वक्त कोरोना के हवाले से जो एक्टिविटीज़ कर रखी हैं या जो कुछ वो इस पे वर्क कर रहे हैं, उस सिलसिले में एक तो उन्होंने एक क्विक टेस्ट होता था, एक नॉर्मल टेस्ट जो लिया जाता था, और एक क्विक टेस्ट। क्विक टेस्ट का मतलब ये था कि लोग वहाँ जाकर बगैर टाइम बुक किए अपना टेस्ट करवा सकते थे। वो एक तो उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और दूसरा ये कि नॉर्मल टेस्ट भी वो इतना ज़्यादा लोग नहीं करवा रहे। गो के यहाँ परसेंटेज तो काफ़ी हो रही है, नौजवान नस्ल में भी काफ़ी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, और बाकी उम्र के लोग भी ज़ाहिर है। तो लेकिन इसका अभी ये है कि ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि इस जो कोरोना की जो सूरत हाल है, या जो कोरोना की ये किस्म है ओमिक्रॉन, ये इतना ज़्यादा अफेक्टिव नहीं हो रहा लोगों के सेहत पर, क्योंकि जिन लोगों को भी ये होता है वो कुछ अपना ट्रीटमेंट करते हैं और बड़ी जल्दी वो सेहतयाब हो जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जो क्रोनिक्स बीमारियों में मुब्तला होते हैं, मुख्तलिफ मुतअद्दिद बीमारियों में, उनको ज़्यादा ये अफेक्ट करता है, और वो ज़ाहिर है हॉस्पिटलाइज भी होते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने अभी ये इस तरह के टेस्ट करने बहुत कम कर दिए हैं, और लोग करवाते भी नहीं हैं। जिनको कुछ शिकायत होती है तो वो फिर उसके हवाले से ट्रीटमेंट करते हैं, और वो बड़ी जल्दी सेहतयाब हो जाती हैं। लेकिन बात वही कि इसके लिए जो SOPs हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके हम मुहतात रहें, एक दूसरे से फासला भी रखें, हाथ भी धोएं, और ज़्यादा क्लोज भी एक दूसरे के साथ सोशलाइज ना इतना ज़्यादा करें। तो ये थी कोरोना की सूरत हाल। लेकिन ये डेली बेस पे काफ़ी पेशेंट जो है ना पॉजिटिव हो रहे हैं, ये तो ज़ाहिर है हो रही है। इसी तरह बाकी यूरोपियन ममालिक में भी और बाकी दुनिया में भी इसी तरह की सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो लहर है वो इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है, जिसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा मुतासर नहीं हो रहे। अल्लाह ताला हमें इस आफत से, इस बहुत बड़ी आजमाइश से निजात दिलाए। इसके साथ साथ आपको भी पता है कि रूस और यूक्रेन की जंग अभी जारी है। जंग के साथ साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हो रहे हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसमें ज़ाहिर है रूस को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और यूक्रेन को भी लाज़मी बात है तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन अब यूक्रेनी हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि जितने भी लोग यहाँ से शिफ्ट होना चाहें वो हो जाएं। तो इस वक्त तकरीबन 3 मिलियन के करीब लोग यूक्रेन से शिफ्ट हो चुके हैं, और कुछ हो रहे हैं। और इसके साथ साथ यूरोपियन ममालिक भी, अमेरिका भी, इंग्लैंड भी और बाकी ममालिक भी यूक्रेन की माली इमदाद भी कर रहे हैं, और असला वगैरह भी ये उनको प्रोवाइड कर रहे हैं किसी हद तक, ये कहा जा सकता है। लेकिन रूस दिन ब दिन पेशकदमी अपनी को तेज़ कर रहा है, और अभी 2 एटमी प्लांट पे कब्ज़ा तो हो चुका है, और बाकी तीसरा जो उस पर भी कोशिश उनकी जारी है, और इसी तरह बाकी इलाके भी वो अपने कब्ज़े में लेना चाह रहा है। लेकिन वही बात कि रूस की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यूक्रेन को, उन्होंने जंग से पहले ये जो तंबीह की थी कि आप नेटो अफवाज की एक्टिविटीज़ को अपने मुल्क में ना करने दें, और वहाँ कोई भी ऐसी हथियारों के हवाले से कार्रवाई को रोकें। उसकी बड़ी वजह ये है कि अगर नेटो अफवाज या नेटो ममालिक के लोग वहाँ अपनी जंगी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इससे रूस को ख़तरा लाक हो सकता है। ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से ये जंग भी शुरू हुई। लेकिन इसके पस पर्दा बहुत सारी कंस्पायरेसी और चल रही हैं वक्त के साथ साथ। और रशिया ने जो इनकी प्रोडक्शन गैस की और तेल की जो हो रही थी यूरोपियन ममालिक को, वो भी किसी हद तक कभी उन्होंने बंद की हुई है।
और इसके साथ साथ ज़ाहिर है यूरोपियन ममालिक को इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी तकरीबन 35 से 40% गैस और तेल ये रशिया प्रोवाइड करता है यूरोपियन ममालिक को। लेकिन देखना भी है कि आने वाला वक्त रशिया के लिए या यूक्रेन के लिए या बाकी दुनिया के लिए किस तरह का होता है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि इस ग्लोबल विलेज पे रहते हुए जितने भी ताकतवर ममालिक हैं, जिनमें अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जितने यूरोपियन ममालिक में या नेटो इत्तेहाद है या जितने भी इत्तेहाद हैं, उनको वो सही तरीके से, मुनासिब तरीके से दुनिया को साथ अपने चलाना चाहिए, ताकि ये दुनिया किसी ऐसी मुश्किल या परेशानी से दो चार ना हो। इसके लिए वही बात कि इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर हम सबको देखना होगा और सोचना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है और किस हद तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और मफादात उनको हम फॉलो करते हैं। तो ये थी थोड़ी सी सूरत-ए-हाल रूस और यूक्रेन के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त जो सियासी गर्मा-गर्मी और सियासी सूरत-ए-हाल जो बहुत ही गंभीर हो चुकी है। अदम एतमाद की तहरीक मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ पेश की जा चुकी है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इस वक्त बैरूनी ताकतें भी पाकिस्तान में इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान की अंदरूनी जो सियासी जमातें हैं वो भी बहुत ज़ोर लगा रही हैं कि इस तहरीक को कामयाब किया जाए और मौजूदा हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान को घर भेजा जाए। लेकिन हुकूमत की तरफ से भी बहुत बड़े दावे हैं कि हुकूमत कह रही है कि हम इस तहरीक का भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे और हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं, जिनमें GDA, बलूचिस्तान की बाप पार्टी और इसी तरह काफ लीग है जो और MQM है, ये 4 जमातों का इत्तेहाद मौजूदा हुकूमत के साथ है और वो भी अपने अपने मुतालबात के लिए, अपने मफादात के लिए मौजूदा हुकूमत को काफ़ी हद तक प्रेशराइज भी कर रहे हैं, ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात वो ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन 3.5 सालों में जितनी मौजूदा हुकूमत ने पेशरफ़्त की है, जितनी कामयाबियाँ समेटी हैं, उनका अगर आप और जायज़ा लें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही थोड़े अरसे में उन्होंने काफ़ी हद तक पाकिस्तान के इमेज को बहाल किया है और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है महंगाई की एक सूरत-ए-हाल बनी हुई है। महंगाई जो कि इस वक्त पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। 40 साल बाद अमेरिका में, 30 साल बाद इंग्लैंड में, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पूरी दुनिया में, यूरोप में अभी हम यहाँ भी देखते हैं तो काफ़ी चीज़ों में की कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। लेकिन हमें महसूस इस तरीके से नहीं होता कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो कारोबारी हैं या जो जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनकी ये तनख्वाहें वगैरह माकूल हैं और वो किसी हद तक इन प्राइसेस को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन तरक्की पज़ीर ममालिक पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इस तरह की सूरत-ए-हाल अगर बन जाए तो लोगों को ज़ाहिर है बड़ी परेशानी होती है। तो हुकूमत हद्दुल वसा ये कोशिश करने जा रही है कि महंगाई का जो जिन है इसको काबू किया जाए, इसको बोतल में बंद किया जाए, लेकिन इसके लिए वक़्त दरकार है। क्योंकि अगर गुज़श्ता हुकूमतों ने 35-40 साल में इस हद तक पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल को पहुँचा दी है, तो ये 3.5 साल में मैं समझता हूँ कि अगर मौजूदा हुकूमत ने कुछ कर्ज़े लिए, कुछ इस्लाहत की, IMF के साथ माहदे किए, वर्ल्ड बैंक के साथ माहदे किए, तो लाज़मी बात है इनकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के इमेज को बहाल किया जाए। लेकिन 35 साल और 3.5 साल ये बहुत बड़ा फ़र्क है मवाज़ना अगर करें तो। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो अपोज़िशन है जिसमें 11-12 जमातें हैं, ये इकट्ठी होकर एक मौजूदा हुकूमत तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं और इनकी कोशिश है कि मौजूदा हुकूमत को ख़त्म किया जाए। लेकिन ये हो नहीं सकता कि ये अगर तहरीक कामयाब हो जाती है तो ये अपोज़िशन या जो भी हुकूमत सामने मंज़र-ए-आम पे आती है वो इन हालात को काबू में रख सकेगी, महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से। तो सोचना ये हमें ये चाहिए कि जितने भी हमारे MNAs या MPAs या जितने भी सियासी अफराद हैं जो असम्बली में बैठे हुए हैं और जिन जिन जमातों के साथ वो अटैच हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमें सोच समझ कर ये स्टेप लेना चाहिए। अगर हम ये हुकूमत गिराते हैं तो फिर हमारे ऊपर ये इतना बड़ा बोझ वो हम इसको किस तरीके से सहारा देंगे। तो अल्लाह करे आने वाला वक्त
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छा हो, लेकिन उसके लिए वही बात हमेशा से मैं करता हूँ कि हमें इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपने अंदर झांकना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए ठीक रास्ता अपनाना चाहिए। तो देखते हैं अभी। और इसके साथ साथ ये भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो वो काफ़ी परेशानियों के बाद, काफ़ी तनाज़ात के बाद पाकिस्तान में गई हुई है क्रिकेट खेलने के लिए। उस हवाले से भी हमारा इमेज अभी पाकिस्तान पूरी दुनिया में बहाल हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे एक जो वज़राए ख़ारजा की, OIC के वज़राए ख़ारजा की जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होने जा रही है मुनक्कद इसी हफ्ते में, उसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हम उनको क्या मैसेज देंगे, क्या इमेज अपना ज़ाहिर करेंगे उनके सामने। तो सोचना तो ये चाहिए कि अपोजिशन को, मौजूदा हुकूमत को इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें जिससे हमारा इमेज बाकी दुनिया के ममालिक में बुरा पड़े। तो कोशिश करनी चाहिए। हुकूमत ने कुछ इक़दाम लिए हैं और इस तारीख को अभी इस कॉन्फ्रेंस से पहले के बजाय बाद में मुनक्कद करने का फेस करने का फ़ैसला किए, ताकि ये अच्छे तरीके से आराम से ये कॉन्फ्रेंस वज़राए ख़ारजा की इस्लामी मुल्कों के ये ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर तहरीक-ए-एतमाद को ये फेस करें दोनों ग्रुप्स, मौजूदा हुकूमत भी और अपोजिशन की पार्टियाँ भी। तो अल्लाह करे। और इसी महीने में अगले हफ्ते 23 मार्च भी मुनक्कद होने जा रहा है और 23 मार्च ये हमारी ज़िंदगियों में, हमारे मुल्क के हवाले से बहुत ही अहम दिन है और इस दिन के हवाले से भी हमें तैयारी करनी चाहिए और इस दिन के हवाले से अपने बच्चों को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताना चाहिए कि इस दिन की क्या अहमियत है। तो यहाँ डेनमार्क में भी इंशाल्लाह एम्बेसी में तकरीब होगी और मैं भी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी करने की, मीडिया के हवाले से भी। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं 23 मार्च के हवाले से कुछ पाकिस्तान के लिए एक आध पैट्रियाटिक सॉन्ग भी आपकी नज़र करूँगा। तो ये था आज का मेरा वीलॉग। उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भी बातें हुई वो आपको कुछ न किसी हद तक अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसमें कमेंट्स कर दीजिए और देखते रहिए और सुनते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल ZDK वॉइस ऑफ पीस ऑफिशियल। थैंक यू सो मच। अब तक के लिए इतना ही। हमेशा की तरह चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद और डेनमार्क पाइंदाबाद।